स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ के बारे में बताऊंगा। और देरी ना करते हुए हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोग को कितना किंग गुजरा था, कितना डायनेस्टी गुजरा था, वो सब के बारे में बताया था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का लोकेशन बताया था, क्यों उसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा था, ये सब बताया था। आज हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में उन लोग का अर्थव्यवस्था कैसा था, उन लोगों का सोशल लाइफ कैसा था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ज्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज था वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड था। जितना भी शुरुआती दौर में जितना भी सिविलाइजेशन बसा, उस टाइम ना इंडस्ट्री था ना कुछ था। तो उस टाइम जितना भी सिविलाइजेशन बसा, कुछ चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले या चाइनीज सिविलाइजेशन बोले, इजिप्शियन बोलिए, हर किसी का बेस आपका जाकर एग्रीकल्चर ही हुआ करता था। उसी तरीका से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो मेन जो आपका जाकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज था वो था एग्रीकल्चर। खासकर एग्रीकल्चर में लोग क्या क्या अनाज उगाते थे, वीट, बार्ली, डेट्स, ये सब कुछ। ऐसे तो बहुत कुछ उगाते थे, लेकिन वीट, बार्ली और डेट्स ये सब चीज ज्यादा उगाया करते थे आपका जाकर मेसोपोटामिया में, मतलब इसके पैदावार ज्यादा था। उसके अलावा डेयरी फार्मिंग भी लोग किया करते थे, मतलब दूध का भी बिजनेस किया करते थे। फिर शिप ब्रीदिंग भी एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन माना जाता था आपका जाकर मेसोपोटामियन लोगों का। एग्रीकल्चर के अलावा उन लोग डेयरी फार्मिंग और शिप ब्रीदिंग भी उन लोगों का इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था। उसके अलावा भी छोटा मोटा काम और भी लोग किया करते थे, कि हर कोई तो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व नहीं था। और खेती बाड़ी करिएगा, सिर्फ अनाज उगाने तो काम नहीं रहेगा। अनाज को किसी चीज में स्टोर करने के लिए पॉटरी भी बनाने पड़े, उसके लिए पॉटर भी चाहिए, ठीक है। पॉट चाहिए तो पॉट को बनाने वाला पॉटरी होना चाहिए। तो इसी तरीका से फिर आपका कारपेंटर भी होना चाहिए। तो ये सब भी आपका जाकर क्राफ्ट्समैन हो, जैसे कि लेदर वेयर, मेटल वेयर, पॉटरी, ब्रिक मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, ये सब भी काम लोग किया करते थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के दौर में। मेसोपोटामिया सिर्फ ये नहीं कि एग्रीकल्चर तक सीमित था, इन लोग ट्रेड भी किया करते थे। ट्रेड और कॉमर्स भी अच्छा इन लोग का था। इन लोग का ट्रेड और कॉमर्स सिर्फ ये नहीं कि मेसोपोटामिया तक सीमित था। आपको जाकर अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर पढ़े होंगे, या मैं फ्यूचर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर भी एक टॉपिक लेकर आऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि मेसोपोटामियन का जो सिविलाइजेशन, इसके बारे में भी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसका अवशेष मिला है कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बिजनेस हुआ करता था। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का आपका जाकर दूसरे कंट्री के साथ भी बिजनेस यानी ट्रेड एंड कॉमर्स का लिंक था। तो मेसोपोटामियन लोग ऊल, जैसे कि शिप ब्रीदिंग जो लोग करते थे, शिप ब्रीदिंग, तो उससे शिप से क्या करते थे, ऊल निकालते थे। फिर बार्ली, वेजिटेबल ऑयल, ये सब चीज वो लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। अब उन लोग एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट के अलावा इम्पोर्ट भी तो करेंगे ना। तो पहले तो कोई पैसा के लिए एक्सपोर्ट करता नहीं था। आदमी लोग क्या करता, जो चीज उनका पास ज्यादा है तो वो चीज उसको दे देते थे जिसका पास वो चीज कम है, फिर उससे वो चीज ले लेते जो उनका पास ज्यादा है। तो उसी तरीका से मेसोपोटामियन लोग, मैंने ये सब बता दिया, ऊल, बार्ली और वेजिटेबल ऑयल एक्सपोर्ट किया करते। उसके बदले आप वुड जो है, केदार फॉरेस्ट का जो वुड है, उन लोग लेते थे। लेबनान और सीरिया से उन लोग लकड़ी इंपोर्ट किया करते थे। सिल्वर अनातोलिया जो आज का तुर्की है, वहां से इंपोर्ट करते थे। गोल्ड इजिप्ट से इंपोर्ट करते थे। कॉपर ईस्टर्न मेडिटेरियन कंट्रीज और ओमान से इंपोर्ट करते थे। और टीन अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया करते थे। प्रीसियस स्टोन्स ईरान से इंपोर्ट करते थे, और अफगानिस्तान और इंडिया से। देखिए इंडिया का नाम आया क्या है, तो इन लोग यहाँ से इंपोर्ट किया गया। ये सब जो मैंने अभी नाम बताया और ये सब आइटम का नाम बताया, ये सब आइटम ये कंट्री से और ये जगह से इंपोर्ट किया करते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग। और जो ये ट्रेड था, ये बेसिकली बार्टर सिस्टम पे निर्धारित था, कि उस टाइम पैसा कोई भी कंसेप्ट हुआ नहीं करता था। और अब बार्टर सिस्टम में कैसा है कि आप एक किलो चावल का बदले 1 किलो सोना ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज का एक स्टैंडर्ड फिक्स हुआ करता था। हर चीज का वेट, स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से चीज फिक्स हुआ करता था। कि मान लीजिए कोई इंसान 10 किलो चावल दिया, और किसी के पास 10 किलो चावल है और किसी के पास सोना अबंडेंट है, लेकिन आपको पता ही है कि चावल से कम सोना अवेलेबल है। तो जो इंसान चावल देगा और जिसके पास सोना है, वो ये नहीं कि जो 10 किलो चावल का बदली 10 किलो सोना दे, वो 10 किलो चावल का बदली जो भी अमाउंट ऑफ जो फिक्स होगा उस जमाने में, तो उस हिसाब से फिर 1 किलो या 250 ग्राम या कुछ भी अपना एक अमाउंट पे उतना ही सोना भी वो सोना लेकर चावल दे देगा। तो ऐसे ही कुछ फिक्स हुआ करता था। मान लीजिए 100 किलो चावल दिया, उसका बदली 1 किलो सोना ले लिया। ऐसा मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 किलो चावल बदली 1 किलो सोना ले लिया, ठीक है। तो अब ये नहीं कि 100 किलो चावल दिया, 100 किलो चावल बदली 100 किलो सोना लूंगा, ठीक है। तो ऐसा बार्टर सिस्टम नहीं था। बार्टर सिस्टम में भी स्टैंडर्ड फिक्स था, ठीक है। ये तो हो गया इकोनॉमिक लाइफ। अब सोशल लाइफ में भी बहुत सा। सबसे पहला सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, देखिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन 3 क्लास में डिवाइड था। पहला
फ्री लैंड ओनिंग क्लास, मतलब ऐसा क्लास सबसे फर्स्ट क्लास जिसे माना जाता है जिसका पास अपना जमीन हुआ करता है, दूसरा डिपेंडेंट फार्मर और आर्टिसंस लोग, और तीसरा क्लास आपका जो गुलामों का था। और जो पहला क्लास में जो लोग आते थे उन लोग राजा महाराजा हो गए, उनके फैमिली हो गए, फिर नोबेल्स हो गए, फिर प्रीस्ट जो पंडित पुरोहित होते हैं, फिर हाई रैंकिंग ऑफिशियल जिसको ब्यूरोक्रेट भी बोला जाता है, फिर आर्मी ऑफिशियल, वॉरियर, मर्चेंट, ये सब जो है फर्स्ट क्लास में बिलोंग करते थे। और किंग को माना जाता था कि वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ पे, मतलब अर्थ पे गॉड का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये किंग। तो किंग का बात यानी मानना, यानी गॉड का बात मानना के बराबर है। और किंग का ड्यूटी क्या था, टेम्पल को बनाना, टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर कराना, ये सब काम था। और रिचुअल को परफॉर्मेंस के लिए फाइनेंस करना, ये सब काम था किंग का। फिर सिर्फ मंदिर को बनाना, टेम्पल को रिपेयर करना और बनाना ही काम नहीं था, उसके अलावा सिटी वॉल को भी बनाना, मेंटेन करना, ताकि दूसरा किंगडम अटैक ना कर दे। फिर इरिगेशन कैनल को बनाना, इरिगेशन कैनल को एक्सटेंड करना, जो बना हुआ उसको रिपेयर कराना। फिर प्रॉपर्टी का जो राइट गार्ड करना, उसको भी सेफ्टी देना। फिर जस्टिस को स्थापित करना कि अगर मान लीजिए जस्टिस सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी किसी का भी हक मान लेगा, कोई भी किसी जमीन लूट ले, कोई भी किसी का कत्ल कर देगा, हत्या कर देगा। तो ऐसा ना हो, एक सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन है, जिसको जस्टिस सिस्टम भी, न्यायपालिका भी होना जरूरी है। तो ये न्यायपालिका का काम किसका था, राजा का था। और जो सेकेंड क्लास, जो सोशल हायरार्की में जो सेकेंड क्लास में आते थे वो डिपेंडेंट फार्मर और आर्टिसंस होते थे। इन लोग क्या करते थे, इन लोग नोवेल्स के लिए, टेम्पल के लिए, और या प्राइवेट इंडिविजुअल जो अमीर मर्चेंट होते थे उन लोग के लिए इन लोग काम किया करते थे। और जो लास्ट, जो सोशल ऑर्डर में सबसे नीचे तबके के जो लोग थे उसमें स्लेव्स आते थे, यानी गुलाम। और ये गुलाम लोग क्या करते थे, खास कर ये गुलाम खेती बाड़ी नहीं करते थे, इन लोग का मेन काम था डोमेस्टिक सर्विस। मतलब जो फर्स्ट क्लास के लोग थे उन्हीं लोग का यहाँ पर उन लोग डोमेस्टिक सर्विस क्या करते थे, घर का काम। बहुत सारा स्लेव्स को वॉर के दौरान कैप्चर किया गया था, वॉर प्रिजनर थे, उन लोग को गुलाम बना लिया गया था। फिर जो स्लेव ट्रेडर होता था उन लोग गुलाम को मार्केट में बेचते थे लाकर। तो वहां से आपका सुमेरियन सिविलाइजेशन में आपको जाकर एविडेंस मिलता है कि उस टाइम में स्लेव मार्केट हुआ करता था। तो स्लेव ट्रेडर्स लोग से स्लेव को खरीद लिया जाता था। फिर कभी कभी माउंटेन ट्राइब से भी ट्राइब लोग हैं उन लोगों को पकड़ के लाया जाता था और बेचा जाता था। और स्लेव इतना ही नहीं, जो लोग मेसोपोटामियन सिविलियन थे उन लोग जब बहुत ज्यादा कर्ज ले लेते थे और कर्ज चुका नहीं पाते थे, तो कर्ज ना चुकाने के कारण उन लोगों को क्या किया था, गुलाम बना लिया जाता था कि आप कर्ज नहीं चुका सके तो आप गुलाम बन जाइए। ज्यादातर देखा गया है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो स्लेव्स है उन्हें चेन से नहीं बांधा जाता था। ऐसा नहीं है कि आप स्लेव है तो आपको चेन से बांध के रखा जाएगा, उन लोग फ्रीली मतलब खुले रहते थे। लेकिन उन लोग का बाल का डिजाइन ऐसा था, उनका हेयर स्टाइल से पता लगता था कि ये लोग गुलाम है। और जब गुलाम, कोई भी गुलाम अपना गुलामी से वो आजाद हो जाता था या अपना गुलामी का जो भी उसका अमाउंट है उसे रिटर्न कर देता था, मतलब एक तरह का मतलब गुलामी से आजाद हो जाता था, तो उसका बाल को मुनवा दिया जाता, जिससे समझ में आता था आज से ये गुलाम आजाद है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एजुकेशन सिस्टम कैसा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। तो मेसोपोटामियन जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफी की, मतलब पिक्चर, वो जो राइटिंग है वो पिक्चर से डिनोट किया हुआ है सब कुछ, जो पिक्टोग्राफी है जिसमें पिक्चर से रिप्रेजेंट किया गया कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी आइडिया को। और क्यूनिफॉर्म एक एंशिएंट मेसोपोटामियन राइटिंग सिस्टम है जिसमें वेस्ट से शिप पिक्टोग्राफिक सिंबल बनाया जाता था। इसमें क्या गया था, मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया हूँ कि एक गीला मिट्टी का एक टैबलेट लिया जाता था, उसमें ट्रायंगुलर शेप में नोकीला कुछ सामान होता था, लकड़ी का टिंका या कुछ भी, उससे आपको डिजाइन देके बनाया जाता था। और ये जो यूनिफॉर्म में जो भी लिखा हुआ था इसे पढ़ाया जाता था ईडूबास में। ईडूबास क्या है, ईडूबास उस जमाने का स्कूल को कहा जाता था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के दौर में स्कूल को ईडूबास कहा जाता था। तो यही यूनिफॉर्म है, उसमें जो भी चीज लिखा हुआ था या यूनिफॉर्म लिखने का टेक्निक सिखाया जाता था ईडूबास में। और जो बॉयज लोग थे, बॉयज में भी कौन, सिर्फ बॉयज लोग भी को इजाजत था कि आप जाकर ईडूबास को अटेंड करे और एजुकेशन हासिल करे। सिर्फ और सिर्फ बॉयज, बॉयज में भी हर बॉयज ने, जो इलीट क्लास के लोग थे यानी जो फर्स्ट क्लास से जो बॉयज बिलोंग करते थे उन्हीं लोग को इजाजत था एजुकेशन को प्राप्त करने की। ये जो ट्रेनिंग होता है ये लंबा ट्रेनिंग होता था, इसमें लिखना पढ़ना स्क्रिप्ट को सिखाया जाता था और बहुत कम ही लोग पढ़ना लिखना और यूनिफॉर्म लिखना जानते थे। और जो भी ये कोर्स पूरा कर लेता था, ये लेंदी प्रोसेस पूरा कर लेता था, उन्हें एक प्रोफेशनल पोजीशन मिलता था स्क्राइब का। अब आप भी यूनिफॉर्म लिख सकते हैं और जो भी यूनिफॉर्म जिसको लिखने आता था उसे अच्छा बड़ा बड़ा पोस्ट मिलता था, राजा का करीबी माना जाता था। देखिए यूनिफॉर्म बनाने का कुछ टेक्निक है। सबसे पहले आपको एक किले का बॉल लेने का है, ठीक है, फिर उसे मुलायम करके एक टैबलेट बनाना है, फिर एक पॉइंटेड वुडन स्टिक, लंबा लकड़ी का टिंका लेना है और उसे नोकीला बनाना है, फिर उसे डिजाइन देना है, फिर उसे जो भी लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। फैमिली लाइफ कैसा था, फैमिली ही सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है सोसाइटी का। फैमिली में फादर हुआ करते थे, मदर, चिल्ड्रेन और क्लोज रिलेटिव लोग का फैमिली हुआ करता था। और पॉलीगैमी प्रैक्टिस होता था, यानी कि एक मर्द का एक से ज्यादा वाइफ हुआ करती थी उस दौर में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जिस तरीके से पहले का जितना भी सोसाइटी है सब पैट्रियार्कल था, उसी तरीके से मेसोपोटामियन सोसाइटी भी पैट्रियार्कल था, यानी कि जो घर का जो मर्द, सबसे जो बड़ा मर्द होगा घर का, वही घर का पूरा फैमिली को लीड करेगा। डे टू डे लाइफ कैसा था, देखिए मैं कंडीशन ऑफ वीमेन के ऊपर भी मैं बताऊंगा कि, लेकिन उससे पहले औरत लोगों का कंडीशन क्या था ये भी एक
टॉपिक है आपका जाकर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, जिसे जानना बहुत जरूरी है। आप पहले ये देख लेते हैं कि डे टू डे लाइफ कैसा था, फिर लास्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कंडीशन ऑफ वीमेन कैसा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का दौर। तो डे टू डे लाइफ में उन लोग क्या खाते थे, उन लोगों का जो नॉर्मल डाइट था वो व्हीट, बार्ली, डेट्स, ऑलिव, फिश, एग, वेजिटेबल्स ये सब खाते थे। ये सब फ्रूट्स में ये सब चीज खाया करते थे, मतलब जो अनाज होता था वो सब ये खाते थे। वेजिटेबल्स में उन लोग खाते थे ऑनियंस, पीस, बीन्स, रेडिश, लेटस और ककुम्बर। और फ्रूट्स में क्या खाते थे, एप्पल्स, पोमीग्रेनेट, पियर्स, फिग्स, एप्रिकॉट, ग्रेप्स, ठीक है, ये सब चीज खाते थे। इन लोग मीट भी खाते थे। किसका मीट खाते थे, डियर का, लैम का, फाउल का, डक का। तो मीट में भी डियर, लैम, फाउल और डक, इसका मीट उन लोग शौक से खाया करते थे। कपड़ा उन लोग लिनिन का और उल का और फ्लैक्स का कपड़ा बना हुआ कपड़ा पहनते थे। मर्द लोग खासकर एक बड़ा पगड़ी टाइप पहनते थे और एक प्लेटेड स्कर्ट पहना करते थे। औरत लोग एक वन पीस ऑफ ट्यूनिक पहना करती थी। औरत लोग का बाल लंबा हुआ करता था और उन लोग का सर में कुछ बंधा हुआ रहता था, मतलब उन लोग भी सर अपना बांध कर रखा करती थी। मर्द लोग जो होते थे उन लोग का बाल रखने का दो ही कंडीशन था, या तो उन लोग टकला रहते थे यानी कि बॉल्ड, उन लोग अपना पूरा बाल को शेव कर लेते थे, या तो उन लोग का लंबा बाल होता था। इसके अलावा कोई और भी हेयर स्टाइल मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग नहीं करते थे, या तो पूरा तरीका से शेव, कोई भी सर में बाल नहीं, या तो अगर बाल रखना भी है तो बड़ा बड़ा बाल रखना है। और जो मर्द होता था उन लोग का दाढ़ी भी हुआ करता था, और बाल और जो दाढ़ी होता था उसमें तेल उन लोग लगा के रखते थे, डाई करते थे, परफ्यूम लगाते थे। और मर्द और औरत दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे, यानी कि जो जेवर होता है वो पहनने का शौक था मर्द औरत दोनों को। और उन लोग का सबसे, अब देखिए उस टाइम तो इंटरनेट, मोबाइल, टीवी था नहीं, तो उन लोग को अपना टाइम पास करने के लिए उन लोग क्या करते थे, उन लोग अपना टाइम पास करने के लिए रेसलिंग करते थे, बॉक्सिंग करते थे, हंटिंग करते थे। लेकिन ये सब भी कौन करता था, रॉयल फैमिली और नोबल्स। गरीब आदमी जो नीचे तबका था उन लोग को भी काम उन लोग का बस का बात नहीं था। और म्यूजिक भी मेसोपोटामियन लोग का एक फेवरेट पास टाइम था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ड्रम, बेल, फ्लूट, हॉर्न, लैरी, ये सब लोग से उन लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे। देखिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के दौर में ऐसा नहीं है कि औरतों का जो स्थिति था एकदम बदतर था। सुमेरियन कल्चर का टाइम में हमें औरतों का जो स्टेटस था वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। टाइम के साथ उन लोगों का जो सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो बदल गया था। शुरुआत में जो औरत हुआ करती थी वो बीवी, माँ और हाउस कीपर का देखा जाता था। गर्ल्स लोग को स्कूल अटेंड करने का इजाजत नहीं था। मैंने अभी बताया कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज लोग ही स्कूल अटेंड किया करते थे। गर्ल्स घर में रहती थी, घर का काम काज सीखती थी और बड़ा होने के बाद उन्हें शादी करा दिया जाता था। तो जो मेसोपोटामियन लोग हैं वो लोग पॉलीथिस्टिक रिलीजन फॉलो करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा देवी देवता को उन लोग फॉलो करते थे। तो उन लोग का जो गॉड्स है या गॉडेस है उन लोग मेल फीमेल दोनों ही गॉड को पूजते थे। मेसोपोटामियन वीमेन लोग भी प्रीस्ट हुआ करती थी। कुछ तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कुछ वीमेन प्रीस्ट बहुत पावरफुल भी गुजरी है। मेसोपोटामियन सोसाइटी के टाइम में जो औरतें थी उन्हें बस वही घर का काम संभालो, बच्चा संभालो, यही था। लेकिन शुरुआती दौर में सुमेरियन दौर में उन लोगों का पास प्रॉपर्टी रखने का राइट्स हुआ करता, लेकिन आस्ते आस्ते उन लोगों का राइट डिग्रेड होना शुरू हो गया। तो शुरुआती में उन लोग देखा गया है कि जो मेसोपोटामियन वीमेन थी उन लोग ट्रेड में इंगेज हुआ करती थी। और कहीं कहीं पर देखा गया है कुछ औरतें टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में भी काम करती थी, कुछ टैवर्न कीपर्स भी थी, कुछ बेकर्स भी थी और कुछ फॉर्च्यून टेलर भी थी। फॉर्च्यून टेलर वो जो भविष्य बताती है, तो ये सब भी कुछ आपका जाकर औरतें किया करती थी। ऐसा नहीं कि औरतें सिर्फ घर में रहती थी, कुछ औरतें बिजनेस भी करती थी और आपका जाकर कुछ औरतें ये सब भी थी कि टैवर्न कीपर्स हो गया, बेकर्स हो गया, टेक्सटाइल फैक्ट्री में भी काम करती, फॉर्च्यून टेलर्स भी हुआ करती थी। और पहले के दौर में ये सब बहुत चलता था। देखिए औरतें को पास प्रॉपर्टी रखने का भी इजाजत था सुमेरियन के दौर में, और उन लोग अपना डॉरी को कंट्रोल भी किया करती, उन्हें कितना डॉरी देना है नहीं देना है। लेकिन जो भी हो उन लोग का आपका सेकेंड मिलेनियम आने के बाद, तो शुरुआती दौर में तो औरत प्रॉपर्टी रख सकती थी, अपना डॉरी खुद डिसाइड करती, लेकिन ज्यादा दौर गुजरने लगा तो उन लोग का सेकेंड मिलेनियम BCE के बाद उन लोग का जो स्थिति है औरतों का वो खराब होते चले गया। उन लोगों पर बहुत सारा पाबंदी लगा दिया गया, उन्हें घर में रहना, घर से बाहर नहीं निकलना है। और ज्यादातर जो भी लॉ भी बनता था वो सब उसके हस्बैंड, यानी कि जो भी विमेन, कोई भी औरत जो शादी करती थी उसका हस्बैंड का फेवर में ही लॉ बनता था। और मैरिज अलायंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करता था कि कोई भी शादी में कुछ भी रिश्ता बनाना है, दुश्मनी को दोस्ती बदलना है, तो लड़का लड़की का आपस में शादी करा दो। तो लड़की लोग को इस्तेमाल किया था डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। दहेज दिया जाता था, ये तो था ही था। और जो माँ बाप अपना बच्ची के दहेज नहीं दे सकता था वो क्या करता था, टेम्पल का सर्विस के लिए देता, अपना बेटी को उस दौर का टेम्पल में दे देता था, जिसे गॉड्स ब्राइड कहा जाता था, मतलब देव की दुल्हन। जिस तरीके से इंडिया में देवदासी प्रथा हुआ करता था उसी तरीका से कुछ वैसे ही सेम प्रथा मेसोपोटामियन लोग भी किया करते थे। ये कौन करते थे, ये वो गरीब माँ बाप करते थे जिनका पास पैसा नहीं था अपना बच्ची का दहेज देने, क्योंकि दहेज प्रथा आपका जाकर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक आम सी बात थी। और मैंने आपको बता दिया कि अपना बेटी को मंदिर में दे देते थे, और कुछ फैमिली अपना बेटी को प्रोस्टिट्यूशन का लाइन में ढकेल देते ताकि हमारा फैमिली का कंडीशन मतलब सुधरे, क्योंकि उस टाइम प्रोस्टिट्यूशन को बुरा नजर से नहीं देखा जाता था। प्रोस्टिट्यूशन को एक अच्छा प्रोफेशन के तौर पे देखा जाता था। और कुछ माँ बाप अपने बच्ची को बेच
देता था गुलामी के लिए, जो गुलाम बना लेता था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में औरतों का अगर देखा जाए प्रोस्टिट्यूशन भी किया करते और प्रोस्टिट्यूशन करना बहुत इज्जत का प्रोफेशन माना जाता था। यहाँ तक कि उन लोगों का बकायदा उन लोग का मंदिर हुआ करता था, वहाँ पर उन लोग प्रोस्टिट्यूशन करती थी। मैंने एक टॉपिक लेकर आया था प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर, वो वीडियो आप अगर देख लीजिए जहाँ पर मैंने कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का दौर में प्रोस्टिट्यूशन कैसा होता था वो मैंने डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ पर जाइएगा तो आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। तो जैसे ही लड़कियां बालिग होती थी उनका माँ बाप उनका शादी करा देते थे, और जो शादी होता है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है दो फैमिली का बीच में, और दोनों फैमिली को वो ऑब्लिगेशन मानने का होता था, जिसमें से जो ब्राइड का फादर होता था उसे डॉरी पे करने पड़ता था उन यंग कपल के ऊपर, मतलब डॉरी ब्याज जैसी दहेज देना पड़ता था, और ग्रूम जो फैमिली होता था उसे ब्राइड का लिए प्राइस भी देना पड़ता था। और एंशिएंट सुमेरियन और बेबीलोनियंस लोग के दौर में देखा गया प्यार मोहब्बत और एंटिक लव स्टोरी भी देखा गया, जिसमें बहुत सारा सॉन्ग स्टोरी लिटरेचर लिखा गया कि इसका मतलब उस दौर में प्यार मोहब्बत हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि उस टाइम सिर्फ अरेंज मैरिज होता था। तो मेसोपोटामियन वुमेन लोग जो थी उन्हें सबसे ज्यादा अधिकार, तो सुमेरियन लोग का दौर था उस टाइम उन लोगों के पास बहुत ज्यादा राइट्स हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे बाद में अकाडियन, बेबीलोनियन और एशरियन लोग आए, उस सब दौर में उन लोग का जो राइट्स है वो एकदम घटता चला गया। सुमेरियन वुमेन लोग मैंने बताया कि प्रॉपर्टी रख सकती थी, बिजनेस चला सकती थी और अपना हस्बैंड खुद चूज करती थी, मतलब हस्बैंड का साथ अपना डॉरी को भी डिसाइड कर सकती थी मुझे कितना डॉरी देना है, और प्रीस्ट भी बन सकती थी, और आपका जाकर ये जो यूनिफॉर्म लिखने का जो स्टाइल है उसमें यानी कि एजुकेशन भी एक्वायर करती थी, फिजिशियन भी हुआ करती, जज विटनेस कोर्ट में हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर आपका जाकर मेल लोग का पावर बढ़ता चलेगा और वुमेन लोग का पावर घटता चलेगा। क्यों? क्योंकि सुमेरियन लोग जो औरत है उन्हें देवी का रूप मानते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, मर्द को ज्यादा सपोर्ट मिला और डाइवोर्स देना बहुत आसान हो गया। एक हस्बैंड अपना वाइफ को डाइवोर्स दे देता था अगर वो बच्चा नहीं दे सकती थी, या जो केयरलेस होती थी, जो अपने हस्बैंड का पैसा का सही इस्तेमाल नहीं करती थी या अपना हस्बैंड का साथ धोखा करती थी, ऐसे औरतों को उसका हस्बैंड आसानी से डाइवोर्स दे देता था। इसलिए वो इतना ही बोलता था कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। देखिए मेसोपोटामियन वुमेन उन्हें भी कुछ राइट दिया गया था कि वो भी डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि उनका हस्बैंड उनका साथ मतलब बुरा सलूक कर रहा है या एडल्टरी कर रहा है, यानी कि अपना वाइफ होते हुए दूसरा जगह जाकर मुंह मार रहा है, यानी कि दूसरा औरतों का साथ संबंध है। ये चीज उसका वाइफ को प्रूफ करना पड़ता था। अगर ये प्रूफ कर सकती है तब क्या होता था, आपको जाकर वो औरत को डाइवोर्स मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था। और अगर मेसोपोटामियन वुमेन है, अगर वो एडल्टरी करते हुए पकड़ा जाती थी, यानी कि अपना हस्बैंड होते हुए भी वो किसी और का साथ अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती थी, तो वो सब औरत को मार दिया जाता था। लेकिन अगर वही मर्द अगर ऐसा काम यानी कि एडल्टरी करते हुए पकड़ा जाया करते थे तो उन्हें मौत की सजा नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें कुछ फाइनेंशियली उनके ऊपर कुछ लायबिलिटी दे दिया था, यानी समझ लीजिए कुछ सोना जेवर कुछ भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन मौत नहीं होता। लेकिन अगर वही काम औरत करती तो उन्हें मार दिया जाता था। और जो विमेन होती थी उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था वो एक ही हस्बैंड रखे, लेकिन जो हस्बैंड हुआ करते थे वो प्रोस्टिट्यूट के पास रेगुलर जाया करते थे और उनका पास बहुत सारा रखैल भी हुआ करती थी। तो ये था आपका जाकर मेसोपोटामियन सोसाइटी और औरतों का कंडीशन। अब लास्ट टॉपिक बच चुका है जहां पर मैं आप लोग को बताऊंगा आर्किटेक्चर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, आर्ट अचीवमेंट, ये सब चीज बता के खत्म करूंगा ये चैप्टर। तो लास्ट टॉपिक बच चुका है, तो जुड़े रहिए, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले।